तो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा बेटा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम को अर्न करने के 5 हेड्स होते हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो इन पांचों हेड्स की आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है कि अगर कोई आदमी इसमें से किसी भी एक हेड की इनकम को अर्न करता है तो वो किस अमाउंट पे टैक्स पे करेगा। तो जो अमाउंट पे वो टैक्स पे करता है उसको कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। जैसे सैलरी इनकम निकालेंगे तो टैक्सेबल सैलरी बोलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, कैपिटल गेन को टैक्सेबल कैपिटल गेन बोलेंगे। तो अगर घर को लेट आउट किया गया है, ही इज अर्निंग द रेंटल इनकम, इस बात को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको कहा जाता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये पता लगाना है कि वो कितनी इनकम पे टैक्स पे करेगा। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर मेरे घर का रेंट 60,000 रुपीज पर मंथ है। तो सर ये बता दो कि मेरा एक साल की इनकम कितनी हुई, क्योंकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं हमें प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स निकालना है और असेसमेंट ईयर में निकालना है। और हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है और हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 है। तो रेंट अगर 60,000 रुपीज पर मंथ है तो मैंने कहा आपका एक साल का रेंट हो गया 7,20,000 रुपए, 7,20,000। इतना इजी है, 60,000 रुपीज पर मंथ, तो रेंट ऑफ द 1 ईयर इज 7,20,000। तो इस पर टैक्स भी निकाल लेते हैं, कितना टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। तो 7,20,000 रुपए पर टैक्स निकालेंगे तो जो मैंने कल आपको टैक्स निकालना सिखाया था 5 लाख तक का तो हो जाएगा 12,500 रुपीज, और प्लस 2,20,000 रुपीज का 20% वो हो जाएगा 44,000। 5 लाख तक का 12,500, उसके ऊपर 2,20,000, 2,20,000 का 20% दैट इज 44,000। तो ये हो गया 56,500, और इसमें अभी वो 4% और ऐड करेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। मैं सही मायने में ये बोलूं कि इनकम टैक्स इतना ही इजी होता है अगर ये ईमानदार होता, बट ही प्लेड ए गेम। वो क्या करता था, वो 60,000 रुपए पूरे के पूरे अपने किराएदार से नहीं लेता था। नंबर एक में वो सपोज करते हैं 30,000 रुपए तो लेता था चेक से, और 30,000 रुपीज वो जानबूझकर कैश में लेता था। तो चेक से उसने रिसीव किया 3,60,000 और कैश में रिसीव किया 3,60,000। अब जो आप चेक से रिसीव कर रहे हो उसको तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किसी दूसरे के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। लेकिन जो इनकम आप कैश में रिसीव करते हो सरकार को वो कैसे पता चलती है, उसके दो ही तरीके होते हैं। या तो आप खुद बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप सरकार से कहते हो सर देखो मुझे कैश में ये पैसा मिला था और इस पर मैं टैक्स पे करना चाहता हूं, यू ऑफर टैक्स योर सेल्फ ऑन दैट अमाउंट। लेकिन इतने ईमानदार कोई होता नहीं है। या दूसरा तरीका होता है कि कभी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके घर पर रेड पड़े, जिसको कहा जाता है फाइल में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसको कहा जाता है सर्च एंड सीजर। सर्च का मतलब होता है घर पे जाकर रेड डालना, चीजों को सर्च करना, और फिर जो भी चीजें मिलती हैं उनको सीज कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। तो वो फाइल का टॉपिक है, घर पे रेड वगैरह पड़ती है। लेकिन वो कहाँ आम आदमी के घर पे रेड पड़ती है? कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है और दिखाई पड़ रहा है जिसका पैसा और वो कम इनकम टैक्स पे करता है, जिसके बारे में कोई खबर सरकार के पास पहुंचती है, रेड्स वगैरह तो उन्हीं के घर में पहुंचती है। इतनी सारी पॉपुलेशन में सबके घर पे तो रेड डालना पॉसिबल नहीं है। तो ये आदमी अगर चाहे तो इस 3,60,000 की इनकम पे इजीली टैक्स बचा सकता है। ये डिस्क्लोज ही नहीं करता है इस 3,60,000 रुपीज के लिए। ये सरकार से कहता है सर जी मुझे जो रेंट मिला वो 3,60,000 रुपए है और इस पर मैं टैक्स ऑफर कर रहा हूं, इस पर मैं टैक्स पे करना चाहता हूं। तो 3,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,50,000, 1,10,000 का 5% 5,500 आएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है यहां पे वो रिबेट अवेल कर लेगा अगर हम ये मान लें उसकी किसी और हेड की इनकम नहीं है। तो अगर ये अज्यूम कर लेते हैं दिस इज द ओनली इनकम, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। देखो थोड़ी सी चीटिंग करके उसने जो उसको टैक्स पे करना था 56,500 प्लस 4%, उसको उसने नील तक रिड्यूस कर लिया, थोड़ी सी चीटिंग कर ले। ये बस क्या करे, अपनी इनकम को 5 लाख से कम शो कर दे तो रिबेट का बेनिफिट ले लेगा, इसका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो लोग इस तरीके से बहुत टैक्स बचाते हैं। वो इनकम ज्यादा होती है और कम डिस्क्लोज करते हैं, और इसी को रोकने के लिए सरकार को बहुत सारे प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं।
अगर आज हम सब लोग कसम खा लें, जिसको भी मानते हो, गीता को मानते हो, कुरान को मानते हो, बाइबल को मानते हो और वास्तव में सच्चे दिल से मानते हो, हम कसम खाते हैं जो भी इनकम हमारी होगी हम सही दिखाएंगे और जो भी हमारा खर्चा होगा वो हम सही दिखाएंगे, तो इनकम टैक्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। इतना हमारा खर्चा हुआ, इतनी इनकम हुई, हम बैलेंस टैक्स इनकम निकाल लेते हैं, उसमें हम टैक्स ऑफर कर देते हैं। लेकिन आदमी क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं भगवान ने जो सबसे चालाक क्रीचर बनाया है वो ह्यूमंस है। हम हर चीज में दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, हर चीज के अंदर हम रिलेशंस में भी दिमाग लगाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी दिमाग लगाते हैं, रिश्तेदारों के संग भी दिमाग लगाते हैं, इनकम टैक्स में भी हम लोग दिमाग लगाते हैं। कम से कम चोरी करते हैं टैक्स की, ये टैक्स एवेजन हो गया, टैक्स की चोरी हो गई। वो 60,000 रुपए पे अपने मकान को किराए पे दिया, लेकिन सरकार से बोलता है कि आई एम गेटिंग ओनली 30,000 रुपीज पर मंथ, और अपने टैक्स को उसने इतने सारे टैक्स जो करीब 56,000 के आसपास था उसको कम करके नील कर लिया। ऐसा हम भी कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर भी पॉसिबल है। अगर मैं एक सपोज करते हैं एक सेशन में 6 मंथ्स में 500 बच्चे पढ़ाता हूं, तो 500 में मैं ये कहता हूं कि मैंने 400 बच्चों को केवल टीच किया, 400 बच्चों की फीस को मैं ऑफर करता हूं। जो बच्चे चेक से देते हैं उनको तो मैं डिस्क्लोज कर ही दूंगा, जो कैश में देते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे होगा, उसको मैं इनकम दिखाता हूं, ये इनकम नहीं दिखाता हूं। सर आपको रिसीट तो देनी पड़ती होगी, तो रिसीट भी तो 2 प्रिंट हो सकती हैं, एक बच्चों को देने के लिए और एक आप फाड़ के फेंक दो उसके लिए, दूसरी रिसीट्स के अंदर कम के लिए दिखाओ, कम फीस हमें रिसीव हुई। तो बिजनेस के अंदर भी लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस के अंदर भी घर को बेचते हैं तो भी ऐसा करते हैं, घर बेचते हैं 50 लाख रुपए का और जो पैसा दिखाते हैं हमें केवल 40 लाख रुपए रिसीव हुआ, और 40 लाख के ऊपर टैक्स को ऑफर करते हैं। और तुम हर चैप्टर में देखोगे इस चीटिंग को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हुए हैं। इसलिए जो एक इतना प्यारा सब्जेक्ट था वो डिफिकल्ट होता चला गया। हम लोगों ने टैक्स बचाने के रास्ते ढूंढने शुरू किए, चलो इस तरीके से टैक्स बचा लेते हैं, चलो इस तरीके से टैक्स बचा लेते हैं, और सरकार ने उसको रोकने के तरीके ईजाद करे। सोचो 1961 में एक्ट आया था, जो इनकम टैक्स एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और हर साल बजट आता है इनकम टैक्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो इसलिए किए जाते हैं कि समय की रिक्वायरमेंट है, जमाना चेंज हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं, उनके हिसाब से उनको आप जैसे कि क्रिप्टो करेंसी आ गई, उसका टैक्सेशन क्या होना चाहिए, तो वो नए प्रोविजंस उसके लिए इंक्लूड किए जाएंगे। और नई इनकम होती हैं, नई तरीके से कंसेप्ट चेंज होते हैं, तो सरकार उसके हिसाब से। लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसलिए भी किए जाते हैं कि सरकार को पता चलता है इस तरीके से टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो 1961 से 2000 अब तक कितने सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, सोचो 40, 50, 60, करीब 60, 61 बार इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स किया गया, इतने सारे अमेंडमेंट्स। तो इनकम टैक्स की हालत क्या हो गई होगी, आप एक नई शर्ट खरीद के लेके आते हो, उस नई शर्ट को आप लेके आए और वो किसी अच्छी सी कंपनी की आप शर्ट लेके आई, और उस शर्ट पे आपने पहना, आपके घर में एक हुक निकली हुई है, कील निकली हुई, उसे छेद हो गया, आपने रफू करवा लिया। अगले दिन फिर छेद हो गया, फिर आपने रफू करवा लिया। नेक्स्ट डे फिर होल हो गया, फिर आपने रफू करवा लिया। सोचो उस शर्ट के अंदर 60 होल्स हो जाएं और 60 टाइम्स आप उसके लिए रफू करवाओ, फिर उस शर्ट की हालत देखना, क्या पहनने लायक उस शर्ट की हालत बचेगी? मुझे तो नहीं लगता है। वो जो जिससे बोरे बनते हैं, जिसमें अनाज वगैरह, वैसा कपड़ा बन जाएगा रफू हो के वो। तो सोचो आप, 1961 में एक्ट आया था, हर साल इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स की जाते हैं, पैचेज लगाए जाते हैं, रफू किया जाता है, और 2022 तक इतने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आज तक 60 टाइम्स। तो इनकम टैक्स की क्या हालत हो चुकी होगी? इनकम टैक्स कठिन क्यों लगने लगा है? क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं रहा, सेक्शंस बेतरतीब हो गए हैं, आगे पीछे सेक्शंस हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गया, और उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। अगर हम ईमानदारी से अपनी इनकम पर टैक्स ऑफर कर दें तो इनकम टैक्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन हम बेईमानी क्या करते हैं, रेंट तो मेरा 60,000 रुपए पर मंथ था, लेकिन मैंने कहा कि 30,000 रुपए केवल मैं रिसीव करता हूं, जो कैश में रिसीव करता हूं उसको मैंने इजीली छुपा लिया, उसको मैंने गायब कर दिया। केवल मैंने कहा मैं 30,000 रुपए रिसीव करता हूं और मैंने अपने टैक्स को रिड्यूस कर लिया। सरकार ने इस चीटिंग को रोकने के लिए मुझसे कहा, मिस्टर बंसल आप झूठ बोल रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, आपका आपका रेंट ज्यादा है लेकिन आप कम डिस्क्लोज कर रहे हो, और इस चीटिंग को रोकने के लिए हम खुद अपने तरीके से आपके घर का रेंट डिसाइड करेंगे कि अगर आपके घर को लेट आउट किया जाए तो आपके घर का रेंट कितना होना चाहिए। बोले हम आपकी बात मान ही नहीं रहे, हमें पता है हर आदमी, मैक्सिमम पीपल झूठ बोलते हैं, रेंट ज्यादा होता है, कम डिस्क्लोज करते हैं, तो हम अपने तरीके से आपके घर का रेंट निकालेंगे, और जो रेंट आपके घर का हम डिसाइड करेंगे उस रेंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उस रेंट पे नहीं जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आप सही रेंट नहीं बोल रहे हो, हम आपके घर का रेंट निकालेंगे।
तो सरकार से हमने कहा आप अपने हमारे घर का रेंट कैसे निकालोगे, तो सन ने जो सरकार ने पहला रेंट हमें बताया उसका नाम दिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एमवी। वैल्यूएशन बाई लोकल अथॉरिटी। हर शहर के अंदर एक लोकल अथॉरिटी होती है जिसको म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन कहा जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी है, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। जैसे मुंबई के अंदर बीएमसी है। ये शहर को मेंटेन करती हैं, शहर को रहने लायक बनाती हैं, शहर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। इनको कहा जाता है लोकल अथॉरिटीज। तो ये जितने भी घर होते हैं उनसे टैक्स लेती हैं, उस टैक्स को कहा जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस। आम आदमी इसको हाउस टैक्स बोलता है, इसको कहा जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस। ये टेक्निकल नेम है, आम आदमी ऐसा बोल नहीं पाता है, इसलिए वो उसको हाउस टैक्स बोल देता है। अगर आपका अपना मकान है, यू आस्क योर पेरेंट्स, वो भी म्युनिसिपल टैक्स। आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हो, आप म्युनिसिपल टैक्स डेफिनेटली पे करते हो। तो म्युनिसिपलिटी आपको क्या क्या सर्विसेज देती है? घर के अंदर की सफाई तो आप कर लेते हो, लेकिन घर के बाहर की सफाई तो म्युनिसिपलिटी करवाती है। जितनी भी सीवर लाइन होती है, वो जाम वगैरह हो जाती है, उनकी सफाई म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन करवाती है। दिल्ली में तो जितने भी, मैं रोहिणी के एरिया में दिल्ली में रहता हूं, जितने भी पार्क्स बने हुए हैं, पार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। एमसीडी के पार्क्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और पार्क्स के अंदर ओपन जिम भी लगाई गई है। ओपन जिम बहुत सारी जगह को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साफ करके उस पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं जो जिम करने के काम में आते हैं। हाँ, वो वाले डंबल्स वगैरह नहीं है कि लोग उठा के ले जाएं, जो अर्थ के संग फिक्स हो सकते हैं। कि वजह साइकिल है, वो अर्थ के संग फिक्स हो सकती है, तो कार्डियो के लिए उन्होंने साइकिलिंग 3-4 तरीके की साइकिल्स लगाई हुई हैं और हर जिम में लगी हुई है दिल्ली के। ऐसा नहीं है एक या दो जिम में लगी हुई है। मुझे नहीं पता आपके शहर में कैसी म्युनिसिपलिटी काम कर रही है। दिल्ली में हम कहते हैं करप्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। जो सुबह से वहां में हमारे घर में जो कूड़ा वगैरह दिन भर इकट्ठा हो जाता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, घर की सफाई में जो कूड़ा निकलता है, और जो हम खाते पीते हैं उनके जो रैपर्स वगैरह होते हैं, उनको हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं डस्टबिन के अंदर। फिर उनको हम फेंकें किस तरीके से? तो या तो प्राइवेट लोगों को हम लगा लेते हैं जो 100-150 रुपए लेते हैं डेली, हमारे गार्बेज को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरी सोसाइटी में सुबह सुबह एमसीडी की गाड़ी आती है। एमसीडी की गाड़ी आती है, उसके 2 बॉक्स बने होते हैं, एक वेट उसके लिए गार्बेज के लिए, एक ड्राई के लिए। और उसमें हॉर्न लगा होता है, सायरन, वो बजता रहता है, पता चल जाता है गाड़ी आई है। आप 100 रुपए बिल्कुल पे मत करो। आप प्राइवेट जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं उनको कुछ भी पे मत करो, आप जाओ और उनमें डाल दो जो भी आपको दिया जाना है। तो अब जो गार्बेज कलेक्टर की गाड़ी आती है उसमें मैं डाल देता हूं, मेरे 100 रुपए बच जाते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज अगर मुझे म्यूनिसिपैलिटी दे रही है, अगर किसी जिम में जाते हो तो कम से कम 1000 से 2000 रुपए किसी भी एवरेज जिम की फीस होती है आज की डेट के अंदर। अच्छी जिम की फीस तो 5000, 10000, 15000 तक भी होती है। लेकिन जो गली मोहल्ले में छोटी मोटी जिम होती है उनकी भी फीस अगर देखी जाए तो 1000-1500 रुपए चल रही है आज की डेट के अंदर। और सरकार ने ओपन जिम लगाई हुई है। मेरी हैबिट है, डेली सुबह मैं पार्क जाता हूं तो वहां देखता हूं बहुत सारे लोग, और हर एज ग्रुप के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उस ओपन जिम के अंदर जिम कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आपसे एक टैक्स लेती है, उस टैक्स को कहा जाता है हाउस टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स। अब ये किससे कितना लिया जाए ये कैसे डिसाइड हो? अब समझो सबको एक तो दे नहीं सकते हो, जिनका बड़ा घर है उनसे ज्यादा लेना चाहिए, इनसे छोटा घर है उनसे कम लेना चाहिए, बात सही है। इनका बड़ा घर है, जो अमीर है वो ज्यादा पे कर सकते हैं, गरीबों से कम, घर के साइज के हिसाब से लेना चाहिए। तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन क्या करती है? हर घर का रेंट डिसाइड करती है ऑन पेपर। कि इस जितने भी दिल्ली में घर है, अगर मैं एमसीडी की बात करूं, उनका रेंट डिसाइड किया, और जो भी एमसीडी रेंट निकालती है उसका एक परसेंटेज आपके घर पे आता है एज ए हाउस टैक्स के तरीके से। बिल्कुल सही तरीका है। जिनका रेंट ज्यादा पॉसिबल है उनका बड़ा रेंट होगा, तो वो अपने उस जो रेंट पॉसिबल है उसका एक परसेंटेज हाउस टैक्स के तरीके से पे कर दें। और जिनके घर का रेंट कम होना चाहिए वो अपने उस रेंट का एक जो फिक्स परसेंटेज होगा, तो जो रेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे, जिनका रेंट कम होना चाहिए वो कम म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे। तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक टैक्स लेती है, आपके शहर में भी लेती होगी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो किसी भी शहर के रहने वाले हैं, आपके घर का म्यूनिसिपल टैक्स जाता होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही रेंट की तलाश थी, क्योंकि जो
टैक्स पेयर था वो हमेशा कम रेंट दिखाता था और इनकम टैक्स को सही रेंट चाहिए था, तो इनकम टैक्स को सही रेंट कैसे पता चले? तो इनकम टैक्स ने म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करा। उन्होंने कहा सर ये बताओ कि आपने कितना रेंट निकाला हुआ है इस घर का, और जो आपका रेंट होगा हम उस पर टैक्स भी ले लेंगे। हालांकि आपने रेंट किसी अलग पर्पज से निकाला है, लेकिन रेंट तो आपने घर का डिसाइड किया है ना, और जो भी आपने घर का रेंट डिसाइड किया है मिस्टर एक्स का, वही रेंट हमें बता दो। हम उससे कह देंगे देखो म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से आपके घर का ये रेंट होना चाहिए, इसलिए इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ने बोरो कर लिया रेंट, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से बोरो कर लिया और उसका नाम दे दिया म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बाय द लोकल अथॉरिटी। तो इस रेंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि उस रेंट पे जो की है। अब सपोज करते हैं मार्केट में आप एक ए आइटम लेने के लिए गए, ए आइटम आप लेने के लिए गए, आपका फ्रेंड पहले ही उस दुकान पे हुआ आया था, वो बोल के आया मैंने एक बहुत अच्छा आइटम देखा था, उस आइटम का प्राइस 5,000 रुपये था। तो अब आपको पता चल गया ना कि इसका आइटम 5,000 रुपये है। अब आप दोबारा इस आइटम को लेने के लिए जाते हो कि चलो मैं भी उस आइटम को देखने जाऊं, तो फिर आप ये मान के चलोगे ना कि इसका प्राइस 5,000 रुपये होना चाहिए। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने किसी घर का रेंट 5 लाख रुपए सपोज करते हैं डिसाइड किया, तो इसका मतलब उसका 5 लाख रुपए रेंट होना चाहिए, तो इनकम टैक्स भी ये मान लेगा 5 लाख होना चाहिए। इनकम टैक्स खुद क्यों मेहनत करे? इनकम टैक्स ने जो म्यूनिसिपैलिटी ने रेंट निकाला, भले ही पर्पज अलग था म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, लेकिन रेंट तो डिसाइड किया था ना, और वही रेंट म्यूनिसिपैलिटी ने इनकम टैक्स के लिए बोरो कर लिया और हमसे बोला कि आप झूठ बोलते हो मिस्टर एक्स, आप झूठ बोलते हो, आपने जो रेंट बताया वो गलत था, हम अपने तरीके से आपके घर का रेंट निकालेंगे, और उसका नाम दिया गया म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा ये रेंट तो कम ज्यादा पॉसिबल है, गलती हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से हो गई हो, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने अपने रेंट को अपडेट नहीं किया हो। इनकम टैक्स को भरोसा था भी और भरोसा था भी नहीं। आपका फ्रेंड 5,000 रुपया के आइटम एक बोलता है 5,000 रुपये का है। अब आपको लगता है पता नहीं इसने सही बताया नहीं बताया, या हो सकता है कि एक दिन में रेट बढ़ जाएगा, या हो सकता है कि डिस्काउंट भी चल रहा है, उसने डिस्काउंट के बारे में नहीं पूछा हो, मैं जाके खुद पता कर लेता हूं या कर लेती हूं इसका कितना प्राइस होगा। तो इनकम टैक्स ने बोरो तो कर लिया रेंट, लेकिन मन में उसके भी डाउट था कि ये रेंट ठीक है या नहीं है, तो इनकम टैक्स ने एक दूसरा रेंट भी डिसाइड किया और जिसको नाम दिया फेयर रेंट, FR, रेंट ऑफ सिमिलर हाउसेस इन सेम लोकेलिटी। रेंट ऑफ सिमिलर हाउसेस इन द सेम लोकेलिटी। अब सपोज करो एक आदमी रहने वाला है दिल्ली के अंदर, रोहिणी एरिया में रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है, 60 स्क्वायर मीटर का उसका घर है, ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, और वो कहता है मेरे घर का रेंट 20,000 रुपए पर मंथ है। एक दूसरा पर्सन है जो दिल्ली में रहता है, जो रोहिणी में रहता है, जो सेकंड फ्लोर पे रहता है, सेम साइज का मकान है, सेम सेक्टर में रहता है, और वो कहता है मुझे मिलता है 32,000 रुपए पर मंथ, 32,000। तो इन दोनों की कैलकुलेशन से आपको क्या बात समझ में आती है? बस एक बात समझ में आती है कि ये 20,000 वाला झूठ बोल रहा है। जब एरिया भी सेम है, घर का साइज भी सेम है, बिल्कुल सिमिलर हाउसेस सेम लोकेलिटी के अंदर हैं, तो फिर इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे पॉसिबल है? अगर किसी को आपके एरिया में आपके जैसे मकान का 32,000 रुपीज रेंट मिल सकता है, तो 32,000 तो आपको भी मिल सकता है। बहुत सिमिलर सी बात है, लेकिन ध्यान रखना एरिया सेम होना चाहिए। एरिया महंगा सस्ता होता है। अगर आप सपोज करते हैं एक मकान रोहिणी के अंदर ले रहे हो, और आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में एक जगह साउथ एक्स के नाम से है, ग्रेटर कैलाश के नाम से है, कॉनॉट प्लेस के नाम से है, साउथ दिल्ली, जिसको दिल्ली का हार्ट माना जाता है, तो अगर वहां पे है अगर, तो फिर आपका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, वहां पर रेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है सेम लोकेलिटी। और हाउसेस भी सिमिलर होना चाहिए। आपने एक 60 मीटर स्क्वायर का रोहिणी में ले लिया, एक 100 मीटर स्क्वायर का ले लिया, उसका भी सेम नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों चीजें सेम है, आप एक दुकान में जींस लेने के लिए जाते हो, एक कंपनी की जींस, वो एक तरीके की जींस दिखाता है 2,000 रुपए की है, तो आप क्या बोलते हो, भैया 2,000 रुपए की, हम तो आपके पड़ोस वाली दुकान पे गए थे, वो तो 1,500 रुपए की बेच रहा था। तो एक तो हमने कंपनी सेम देखी होगी, कंपनी सेम होनी चाहिए, और एक पड़ोस वाली दुकान पे
कभी हमने ये बोला कि भैया हम तो घूमने के लिए शिमला गए थे, वहां तो 1500 रुपए की मिल रही थी। तो क्या कहा भाई साहब यहां से खरीद क्यों रहे हो, शिमला जाके खरीदे आओ ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा लोकेलिटी तो आपकी सेम होनी चाहिए ना, लोकेलिटी सेम हो और प्लस हाउस सेम हो, इसलिए दो वर्ड लिखे गए हैं, सिमिलर हाउसेज इन द सेम लोकेलिटी। जिस लोकेलिटी में आपका घर है उसी लोकेलिटी में अगर दूसरा मकान भी है और उसका रेंट आपके रेंट से ज्यादा है, तो सोचो अगर मेरे एरिया में 10 मकान मेरे जैसे हैं बिल्कुल, तो जिसका सबसे ज्यादा रेंट सरकार को उसने बोला होगा वो बाकी सबके लिए एफआर मान लिया जाएगा, फेयर रेंट मान लिया जाएगा। किसी का रेंट भी अगर आपसे ज्यादा चल रहा है तो आपका रेंट उतना क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश करो। तो सरकार ने कहा अगर हम आपके एरिया में किसी ने भी हमें आईटीआर को फाइल किया, इनकम टैक्स अपना पे किया और उसका रेंट आपके रेंट से ज्यादा निकल के आ गया, तो हम नोटिस भेज देंगे आपको कि आपका इतना रेंट क्यों नहीं होना चाहिए जब उसको इतना रेंट मिल रहा है। तो इनकम टैक्स के पास अब दो रेंट आ गए। आपने एक रेंट बताया वो भी गलत, लेकिन इनकम टैक्स ने दो रेंट ढूंढे। एक तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से बोरो कर लिया, बोला देखो आप म्यूनिसिपल टैक्सेस के पर्पज से रेंट डिसाइड करते हो। वो रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, उनके अपने मेजरमेंट्स होते हैं, जमीन की वैल्यू कितनी चल रही है और फैसिलिटीज कितनी है किस एरिया में, उसके बेस पर रेंट। एक तो रेंट वहां से बोरो कर लिया और एक जो वास्तव में मार्केट में रेंट चल रहा है वो पता कर लिया, उसको फेयर रेंट दे दिया, रेंट ऑफ सिमिलर हाउसेज इन द सेम लोकेलिटी। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेंट और भी निकाला जिसको नाम दिया स्टैंडर्ड रेंट, एसआर, रेंट एच पर रेंट कंट्रोल एक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड्स मैक्सिमम रेंट, मैक्सिमम रेंट, और एक्ट का नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। बहुत सारे स्टेट्स ने, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से बहुत सारे स्टेट्स ने अपने राज्य में एक एक्ट पास किया हुआ है जिसको कहा जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट, और जो मैक्सिमम रेंट देता है। किसी भी चीज का प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के अंदर डिफरेंस होता है। सपोज करते हैं ये मोबाइल में बाहर खरीदने के लिए गया और जब ये मोबाइल का मैंने देखा इसका पैकेट, इस पे एमआरपी सपोज करते हैं था 20,000 रुपए, तो बताओ ये मोबाइल में कितने का लेके आऊंगा, 20,000 रुपए का नहीं। सर आप मोल भाव कीजिए, आप अपने कम पैसे लगाइए, थोड़े से वो कम पे आएगा, फिर आप कुछ और बोलिए भैया हम आपके पुराने ग्राहक हैं, आपसे पहले भी हमने मोबाइल खरीदे हुए हैं, फिर वो आपको लॉजिक देगा नहीं भाई साहब इसके प्राइस पीछे से इस बार बढ़ के आए हैं, इस बार हम कम नहीं कर पाएंगे, फिर आपके अंदर डिबेट चलती रहेगी आपके लिए। और जो जितना अच्छा बार्गेनिंग में होगा, तो सपोज करते हैं मैं 18,000 रुपए पे कन्विंस कर लेता हूं तो मुझे 18,000 रुपए का मोबाइल मिला। कोई और आदमी गया वो बार्गेनिंग में अच्छा नहीं था, वो केवल 19,000 पे उसको कन्विंस कर पाया, उसको 19,000 रुपए का मोबाइल मिला। लेकिन क्या कोई इस मोबाइल को 21,000 रुपए का लेके आएगा, नहीं। अगर शॉपकीपर 21,000 रुपए मांगता है तो वो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है। आप उसको बोल सकते हो, पुलिस को कॉल कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी 20,000 रुपए से ज्यादा की चार्ज करने की। मैक्सिमम आप अगर लेना ही लेना है और कहीं नहीं मिल रहा है और वो भी कम करने को तैयार नहीं है तो 20 का ले आओ, लेकिन 20 से ज्यादा का नहीं बेच सकता है वो। तो इसीलिए एमआरपी का मतलब क्या होता है, एमआरपी का मतलब होता है वो प्राइस जिससे कम तो पॉसिबल हो सकता है लेकिन जिससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो, और चीजों को कंट्रोल करना भी चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं, कई दुकानदार कहते हैं किसी चीज का एक एमआरपी सपोज करते हैं 100 रुपए है, वो कहते हैं हम 1,000 रुपए का बेचेंगे। मैं कहता हूं आप 1,000 रुपए का कैसे बेच सकते हो, वो कहता है हम 1,000 रुपए का बेच रहे हैं, आप मत खरीदो। कई लोग एमआरपी के फेवर में नहीं होते हैं, लोगों से मेरी बहस होती है, डिबेट होती है, वो कहते हैं सामने वाला कह रहा है मैं 1,000 रुपए का बेचूंगा, आपको नहीं खरीदना तो आप मत खरीदो, उसके लिए वो ये नहीं कह रहा है कि आपको खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से तो हर आदमी चीज के रेट बढ़ाते चले जाए, सब चीजों के रेट 4-4 5-5 गुने कर दो, आदमी को कभी ना कभी तो खरीदनी ही पड़ेगी। अब एक सब्जी वाले क्या करते हैं, आपस में यूनियन बना लें, पूरी दिल्ली के सब्जी वाले, आपके शहर के सब्जी वाले, बोले हम आलू बेचेंगे 1,000 रुपए किलो। अब आलू खरीदने के लिए आप निकले, कितने भाव है भैया, 1,000 रुपए किलो। भैया 1,000 रुपए किलो, तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब या बहन जी जो भी खरीदने गए हमने कब कहा हमसे खरीदो, आप मत खरीदो, आप जरूरी है आलू खाना, आप बैगन खा लो, आप टिंडे खा लो, आप घिया खा लो, आप तोरई खा लो, 50 चीजें और भी आती हैं खाने वाली। लेकिन सोचो आलू के बिना क्या काम चल जाएगा।
कम से कम 80% सब्जियों में आलू डलता है, घर के और 50 पकवान स्नैक्स वगैरह बनाते हो उसमें आलू डलता है, तो क्या 1,000 रुपए बेचना जस्टिफाइड है? सरकार इसलिए अपनी दुकानें भी खोलती है जहां पे कंट्रोल रेट में सब्जियां मिलती हैं, कंट्रोल रेट में से ज्यादा नहीं बिकेंगी, इसलिए बाहर वाले भी जो प्राइस रखते हैं उसी के आसपास प्राइस रखते हैं जो सरकार कंट्रोल रेट में आपके लिए सब्जियां बेच रही। इसलिए जब चीज मैन्युफैक्चर होती है उसी समय एक एक्ट है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर एक्ट, उसके हिसाब से सरकार की गाइडलाइंस हैं कि जब भी आप चीज मार्केट में लेके आओगे उस पर एमआरपी पहले लिख दोगे जिससे रिटेलर उससे महंगी किसी के लिए नहीं बेच पाए। तो एमआरपी होनी चाहिए किसी में हमेशा आप प्रॉफिट कमाने के लिए फ्री हो, लेकिन प्रॉफिट आप इतना तो नहीं कमा सकते हो कि सामने वाले की अप्रोच से ही बाहर चला जाए। डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि हम जो चाहें वो करेंगे, जो चाहो वो करो, लेकिन सामने वाले की तो आपकी फ्रीडम को आप एनक्रोच नहीं कर सकते हो ना। आपको बहुत लाउड म्यूजिक सुनने का शौक है, आप कहते हैं मैं तो बहुत तेज म्यूजिक सुनता हूं, बिल्कुल सुनो, आप बहुत तेज चला के सुनो, लेकिन आपके घर से अगर मेरे घर में आवाज आ रही है तो मैं तो पुलिस में जा सकता हूं ना। मेरे बच्चों के पेपर हैं, उनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, म्यूजिक उनको डिस्टर्ब कर रहा है, आपका राइट है तेज म्यूजिक पे, तो आप पैसा खर्च करो, एक साउंड प्रूफ रूम बनाओ जिससे आवाज बाहर नहीं जाती हो, खूब तेज आवाज पे सुनो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया हुआ है रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या डीजे वगैरह नहीं चलेंगे शादियों के अंदर, 10 बजे के बाद किसी भी तरीके की आवाज नहीं होगी। जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी जल्दी नींद आती है, डॉक्टर ने कह दिया टाइम से सो जाओ आप, 10 बजे के बाद पड़ोस में शादी चल रही है, लोग नाच रहे हैं, उस आदमी को नींद आ रही है, उसने दवाई खाई हुई है। तो सोचो आप, एमआरपी जरूरी है। एमआरपी जरूरी इसलिए है कि हर चीज हर आदमी की रेंज में रहे, ऐसा नहीं है कि बेचने वाला अनाप शनाप पैसे आपसे चार्ज करने लगे। तो रेंट के ऊपर एमआरपी क्यों नहीं होनी चाहिए? रेंट भी तो लोग बहुत बेहिसाब चार्ज कर रहे हैं, कितना रेंट बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के अंदर तो बेहिसाब रेंट है, और दिल्ली से ज्यादा रेंट तो मुंबई के अंदर है आज की डेट के अंदर। कितना रेंट है सोचो मुंबई के अंदर, कोई आदमी रहना चाहता है दिल्ली मुंबई में जो फेमस जगह हैं, मैं मालाबार हिल और नरीमन पॉइंट्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसे एरिया की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा पॉश नहीं माने जाते, वहां भी जाके आप देखो कितना जबरदस्त रेंट चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी आप किसी भी एरिया में आ जाओ, तो लोग बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो किराए पे रहेंगे। तो रेंट एक लिमिट में चार्ज किया जाए, इसके लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक एक्ट पास किया हुआ है, रेंट कंट्रोल एक्ट, और इसके अंदर रेंट नहीं दिया हुआ है मैक्सिमम रेंट। मैक्सिमम का मतलब इससे कम तो पॉसिबल है लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। रेंट कितना होगा ये मकान मालिक और ओनर मिलकर डिसाइड करेंगे, ओनर और टेनेंट मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन वो इस रेंट के अंडर में होना चाहिए, या मैक्सिमम, इससे ज्यादा मकान मालिक रेंट चार्ज नहीं कर सकता है। तो इनकम टैक्स को इतनी मेहनत करने के बाद 3 रेंट मिल गई। एक रेंट तो म्यूनिसिपैलिटी से बोरो कर लिया, एक रेंट मार्केट में देखा कि आपसे ज्यादा रेंट किसी का होगा वो फेयर रेंट बन जाएगा, और एक रेंट कंट्रोल एक्ट अगर उस स्टेट्स के अंदर एप्लीकेबल है तो वो देख लिया कि किस इस स्टेट के अंदर इस मकान का मैक्सिमम रेंट कितना पॉसिबल है। लेकिन सर आदमी एक ही रेंट पे तो टैक्स पे करेगा, 3 रेंट पे तो टैक्स पे नहीं करेगा। तो इसमें से बेटा जो एक रेंट डिसाइड किया गया उसका नाम दिया गया एक्सपेक्टेड रेंट, ER। और सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जो सेक्शंस में लिखूंगा वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। तो सेक्शंस लिखने से टीचर इंप्रेस होता है, अच्छे नंबर देता है, इसलिए कोशिश ये करना कि एग्जाम के अंदर सेक्शंस लिख के आओ। जो सेक्शंस में लिखूंगा वो एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, मुझे तो सारे ही याद है, लेकिन मैं केवल वो लिखूंगा जो सीएमए इंटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। तो ईआर कैसे निकालेंगे तो देखो आपको समझ में आएगा, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो बड़ा होगा, बट नॉट मोर देन एसआर। लेकिन एसआर से ज्यादा नहीं हो सकता है। एसआर से हायर लो लेकिन एसआर से ज्यादा नहीं लोगे, अगर एसआर से ज्यादा होगे तो एसआर आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, एसआर आपके लिए जीएवी बन जाएगा, क्योंकि एसआर मैक्सिमम है। अगर इस मोबाइल के लिए 15,000 एमआरपी है, मैंने कितना 20,000 एमआरपी है, तो मैं 18 का भी ला सकता हूं, 19 का भी ला सकता हूं, 20 का मैक्सिमम ला सकता हूं, लेकिन 21 का लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि 21 अगर वो मांगता है तो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो सपोज करते हैं एक घर का म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख रुपीस दे रखी है बेटा,
फेयर रेंट दे रखा है 2,90,000 और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 3,50,000। ये पता लगाना है कि इस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, तो एमवी और एफआर विच एवरेज हायर दैट इज 3 लाख। लेकिन एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर एसआर की लिमिट में 350 मैक्सिमम है, उसकी लिमिट में है, तो ईआर हो गया आपके लिए 3 लाख रुपीस। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल से आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। यहां पे एमवी दे रखा है 2 लाख रुपीस, एफआर दे रखा है 4,40,000 रुपीस और एसआर दे रखा है 4,10,000 रुपीस। अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, एमवी और एफआर विच एवरेज हायर, एफआर 4,40,000 बट एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसआर अब सरकार के ऊपर के दो रेंट के हिसाब से 4,40, लेकिन एमआरपी तो 4,10 है, तो 4,10 से ज्यादा कैसे पॉसिबल है, तो यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 4,10,000 रुपीज। तो ऐसा राइडर है, इससे ज्यादा नहीं होगा, कम पॉसिबल है। तो जो हायर है अगर वो इससे कम है तो हायर वाला ले लेंगे, लेकिन हायर वाला इससे ऊपर निकल गया तो एसआर से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो एसआर को ही ईआर बना दिया जाएगा और ईआर हो जाएगा 4,10,000 रुपीज। एक मैं लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा कितना आंसर होगा। पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, एमवी 5,25,000, एफआर 5,10,000, एसआर 5,45,000। वेरी गुड बेटा, 5,25,000। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं आपके लिए। मैंने कहा कई स्टेट्स ने अभी तक रेंट कंट्रोल एक्ट पास ही नहीं किया, उन स्टेट्स के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट है ही नहीं। तो अगर किसी ऐसी राज्य में आपका घर है जहां रेंट कंट्रोल एक्ट है ही नहीं, तो वहां पे 2 ही वैल्यू दे रखी होंगी, वहां पे 3 वैल्यू नहीं दे रखी होंगी। यस, कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके पास केवल 2 ही दे रखा होगा, एमवी और एफआर, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट पास करती है। तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रेंट कंट्रोल एक्ट जहां पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है, यूपी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पे 2 ही वैल्यू दे रखी होंगी, तो इन्हीं के बेस पे निकाला जाएगा। तो ऊपर वाली कोई लिमिट ही नहीं है, तो इन दोनों में हायर देख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1,95,000। हालांकि ये बहुत कम आता है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एसआर गिवन नहीं होगा। तो एसआर गिवन नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। अब जब कोई लिमिट ही नहीं है तो जो भी हायर है वो ले लो, और वो कितना हो जाएगा 1,95,000। बट ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर तीनों वैल्यू आपको मिलेंगी, तो एमवी और एफआर विच एवरेज हायर बट नॉट मोर देन एसआर। तो अब जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया तो मैंने ये माना कि जो भी पर्संस होते हैं वो बेईमान होते हैं, उनका रेंट ज्यादा होता है लेकिन वो कम रेंट के लिए डिस्क्लोज करते हैं। और इस चीटिंग को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि हम अपने तरीके से आपके घर का रेंट डिसाइड करेंगे, और 3 रेंट की हेल्प से सरकार ने जो फाइनली रेंट डिसाइड किया उसको बोला गया एक्सपेक्टेड रेंट। दिस इज द रेंट जिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि सर जरा मेरी बात भी सुन लो, जो रेंट मुझे मिल रहा है उसकी बात भी सुन लो। उसको कहा गया एक्चुअल रेंट, एआर, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। जो रेंट उसका वास्तव में रेंट था। उसने कहा सर हो सकता है कोई आदमी ऑनेस्ट भी हो, ईमानदार भी हो, जरूरी नहीं है हर आदमी तो बेईमान हो। कोई आदमी सही रेंट भी अपना वास्तव में बता रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर वो तो ये बोलेगा कि सर मुझे बेईमान क्यों समझ रहे हो, मुझसे ईआर पे क्यों ले रहे हो टैक्स आप, मैं तो एआर पे करना चाहता हूं। ये तो उन लोगों के लिए जिनका रेंट ज्यादा है और कम बताते हैं। तो सरकार ने कहा इस बात को हम कैसे हर घर में जाके पता करें कि वो आदमी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आप इस बात का प्रूफ दे दो कि आप सही बोल रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, हम मान लेंगे आप बिल्कुल ईमानदार आदमी हो, अपने रेंट पे टैक्स पे कर देना। अब कैसे प्रूफ करो, आप कैश में ले रहे हो, छुपा रहे हो, इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाए? कि हर आदमी के घर पे सर्च करी जाए, रेट डाली जाए, लेकिन कैश तो पड़ा हुआ नहीं मिल जाता है, पता नहीं लोग कहां का छुपा के रखते हैं, कैसे कैसे पता चलेगा? तो सरकार ने कहा कि एक ही तरीका है, हम आपको ईमानदार मान लेंगे, आप एआर पे टैक्स पे कर देना। इफ एआर इज हायर देन ईआर, अगर एआर ईआर से ज्यादा हुआ
तब तो हम ये मानने को तैयार हैं कि हाँ आप ईमानदार आदमी हो और आप अपनी इनकम पर टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एआर ईआर से कम है तो हम ये मानेंगे ही नहीं आप ठीक बोल रहे हो और आपको ईआर पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आखिरी जो रेंट निकल के आया सिक्स्थ, जो एक्चुअली में सबसे पहली वैल्यू जो होती है उसको कहा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी, और सेक्शन होता है 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। ऊपर वाले का क्लॉज ए था जब ईआर निकाला गया था, इसका होता है 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। और ये कितना हो गया बेटा, ईआर और एआर विच एवर इज हायर। ईआर और एआर विच एवर इज हायर। अगर आपका रेंट सरकार के रेंट से ज्यादा है तो सरकार कहती है वेरी गुड, हम मान रहे हैं सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। लेकिन कम है, सरकार कहती है हमने इतनी मेहनत से रेंट निकाला, हमने एक लिमिट भी लगा दी है एसआर से ज्यादा नहीं होगा, उससे फिर आप कम बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप सही रेंट नहीं बोल रहे हो। आप सही तभी बोल सकते हो जब आपका रेंट ईआर से ज्यादा होगा। तो आखिरी जो रेंट निकाला गया आखिरी, उसको बोला गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ईआर और एआर विच एवरेज हायर, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। तो एक मिस्टर एक्स कहता है मेरे घर का रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख रुपीज है सर, मेरे घर का जो फेयर रेंट है वो 3,80,000 है, जो एसआर है वो 4,20,000 है, और जो ईआर दे रखा है वो दे रखा है 30,000 रुपीज पर मंथ। हमें जीएवी निकालना है तो पहले तो हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, ईआर, एमवी और एफआर विच एवरेज हायर बट नॉट मोर देन एसआर। हायर 4 लाख है लेकिन ऑलरेडी लिमिट के अंदर है, तो ईआर हो गया बेटा 4 लाख रुपीस। लेकिन वो कहता है कि मुझे मिलता है एक साल के अंदर 3,60,000। सरकार कहती है हमें पता है आप झूठ बोलते हो, जब हमने 4 लाख निकाला, 3 रेंट को हमने कंसिडर किया, तो आप अपना रेंट इससे कम कैसे बोल सकते हो। और जीएवी हो जाएगा इन दोनों में जो भी हायर है, दैट इज 4 लाख एंड दैट इज द आंसर। इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर्सन के लिए। लेकिन दूसरे आंसर से आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर होगी, दूसरे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे मैंने लिखा 3,20,000, फेरेंट मैंने लिखा 2,75,000, एसआर मैंने लिखा 2,90,000 और एआर मैंने लिखा 26,000 पर मंथ। तो पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं कितना होगा, एमवी और एफआर विच एवरेज हायर 320, लेकिन एसआर से ज्यादा पॉसिबल नहीं है और एसआर दे रखा है 290, तो ईआर हो गया 2,90,000। अब सरकार कहती है हमारे हिसाब से घर का रेंट 290 है और एआर कितना है 26,000 इंटू 12, 3,12,000। वो कहता है लेकिन सर मुझे तो 3,12,000 रुपए मिलते हैं। सरकार खुश हो जाती है, बोले आपके जैसे ही लोगों से मानवता भी जिंदा है, सरकार भी चल रही है। आप बिल्कुल सही रेंट बोल रहे हो और हम आपसे आपके रेंट पर टैक्स लेंगे और जीएवी हो जाएगा ईआर और एआर विच एवरेज हायर, और जीएवी इज 3,12,000। एक क्वेश्चन और आपसे मैं आंसर पूछूंगा इसका। म्यूनिसिपल वैल्यू सपोज करते हैं दे रखा है आपके लिए 5,10,000, एफआर 5,60,000, एसआर 5,20,000, एआर 45,000 पर मंथ। जीएवी कितना होगा मुझे आप ये बताइए। तो ईआर कितना हो जाएगा, पहले ईआर निकाल लेते हैं। एमवीएफआर विच एवरेज हायर 560, लेकिन 520 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वो हो गया 5,20,000। फिर निकालते हैं एआर, एआर हो गया 45,000 इंटू 12, तो ये हो गया 480 प्लस 60 और 5,40,000।
इन दोनों में हायर, तो जीएवी हो जाएगा 5,40,000। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। करीब करीब मैं 45 मिनट से आपको टीच कर रहा हूं। मैंने जीएवी निकालना आपके लिए सिखाया। किसी भी तरीके का डाउट है तो मुझसे आप पूछिए, वरना फिर मैं क्लास को आगे चलाऊंगा बेटा। देखो बेटा, अब चलते हैं आगे। किसी भी ओनर को दो तरीके के लॉस पॉसिबल हैं। एक को कहा जाता है अनरियलाइज रेंट, और एक को कहा जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जो अनरियलाइज रेंट है उसको शॉर्ट में यूआर बोलेंगे, जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है उसको एलडीवी बोलेंगे। दो तरीके के लॉस पॉसिबल होते हैं। अगर आपने अपने घर को किराए पे दिया, टेनेंट ने घर को एंजॉय भी किया, ही स्टेड इन द हाउस बट ही डिड नॉट पे द रेंट, तो जो रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ दैट इज द अनरियलाइज रेंट। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब होता है प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट। आपने अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड भी लगा दिया, चार लोगों से बोल भी दिया, न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दिया, या तो आपके पास कोई आया नहीं, आया तो उसको मकान अच्छा नहीं लगा, मकान अच्छा लगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस रेंट पे बात फंस गई, और इस वजह से उसने आपका मकान किराए पे नहीं लिया, खाली पड़ा रहा, उसको कहा जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। दोनों की नेचर में डिफरेंस है। पहले वाले में उसने मकान में रहा, इनकम आपकी हो चुकी थी, लेकिन आपने उसको रिसीव नहीं कर पाए, उसने बिना बताए खाली कर दिया। हो सकता है उसने आपके लिए इन्फॉर्म नहीं किया, या उसने इन्फॉर्म किया तो वो गुंडा एलिमेंट था, या हो सकता है वो सेटिस्फाइड नहीं था, मैं तो रेंट नहीं दूंगा, और जबरदस्ती बिना रेंट दिए वो खाली कर गया, आप रेंट ले नहीं पाए। लेकिन दूसरे केस में आपका घर ही खाली रहता है, आपको किराएदार मिला ही नहीं, या मिला तो उससे बात नहीं बनी और घर आपका खाली रहा, इसकी वजह से जो लॉस होगा दैट इज कॉल्ड द लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो दोनों केस में जीएवी कैसे निकाला जाए? सरकार कहती है हम इन लॉसेस का बेनिफिट देंगे, ये इनकम टैक्स की ब्यूटी होती है। इनकम टैक्स हमेशा कहता है बेनिफिट ऑफ लॉसेस। लॉसेस ऑफ क्यों सर? लॉस और बेनिफिट तो आपस में उल्टे शब्द हैं, कंट्राडिक्शन इनके अंदर। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं बेनिफिट ऑफ लॉसेस? लॉसेस की वजह से आपकी इनकम कम चली जाती है, और इनकम कम चली जाती है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए इनकम टैक्स में बोला जाता है बेनिफिट ऑफ लॉसेस। इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर और लॉसेस दोनों को बेनिफिट बोला जाता है। जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर भी माइनस करेंगे तो बोलेंगे बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉस भी माइनस करेंगे तो बेनिफिट ऑफ लॉसेस। इट डज नॉट मीन कि आप लॉस जानबूझ के कर लो, आप बोलो ये तो अच्छी चीज होती है, फिर हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा, खूब सारा लॉस कर लेते हैं, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर तो तरकीब बताता हूं, इनकम भी मत करो, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि लॉस जानबूझ के कर लो या खर्चे बढ़ा दो, कम से कम होने चाहिए, लेकिन हो ही जाए। कुछ तो लॉस हो ही जाएंगे जो आपके हाथ में नहीं है, तो अगर हो जाए तो उनका बेनिफिट जरूर क्लेम करो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? दोनों बातों में डिफरेंस है। लॉस मत हो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो इनकम टैक्स कहता है उनका हम आपको बेनिफिट देंगे, उनसे आपकी इनकम को हम रिड्यूस करेंगे सो दैट आपको कम टैक्स पे करना पड़े। तो अनरियलाइज्ड रेंट के केस में जीएवी कैसे निकालेंगे? सरकार कहती है सबसे पहले स्टेप में तो ईआर निकाल लो, जो भी ईआर आपको निकालना सिखाया गया हो। और दूसरे स्टेप में सरकार कहती है आप निकालो एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग यूआर। जो यूआर है, जितना आपको रेंट नहीं मिला वो माइनस कर दो, एआर माइनस यूआर। इसको कह सकते हैं 12 महीने के रेंट में से आप जो रेंट आपको नहीं मिला वो माइनस कर दो, और तीसरे स्टेप में आपकी जीएवी निकल के आ जाएगी। और जीएवी कितनी हो जाएगी? स्टेप 1 और स्टेप 2, विच एवर इज हायर इट विल बी द जीएवी। अब कैसे करेंगे इसके लिए? इसको ध्यान से देखो। सपोज करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 90,000, फेयर रेंट 95,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,02,000, AR 10,000 पर मंथ,
और अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ, 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिला। तो अब आपको 1 महीने का लॉस हो गया, 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिला, तो इस केस में हम जीएबी कैसे निकालेंगे? तो पहले स्टेप में तो हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो वो एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ जाएगा 95,000। एमवी और एफआर विच एवरेज हायर, बट एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर निकालते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना होना चाहिए था? पहले पूरे 12 महीने का लिखना, हमेशा 1/20 होना चाहिए था। उसमें से कितना नहीं मिला? 10,000 नहीं मिला। तो कितना वास्तव में मिला? 1,10,000 रुपए मिला। तो तीसरे स्टेप में जीएवी निकाल देंगे स्टेप 1 और स्टेप 2, विच एवरेज हायर, 95 और 110 में हायर क्या हो गया? 1,10,000। और ये आपका आंसर निकल के आ गया। मैं बच्चों से पूछता हूं बेनिफिट हुआ? हाँ सर हुआ। मैं प्रूफ करो कैसे हुआ? बच्चे कहते हैं सर 10,000 का अगर लॉस नहीं हुआ होता उसके लिए, तो उसका जीएबी 1,20,000 रुपए निकल के आता, तो एआर हो जाता 1,20। अब 1,20 की जगह उसका जीएबी 1,10 निकल के आया, तो 10,000 रुपए से उसकी इनकम कम हो गई। अब उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको लॉस हुआ और सरकार ने सर उसको बेनिफिट दे दिया। देखो सर हमें नजर आ रहा है ये बेनिफिट। जितेश क्यों लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा? सर लाइट चली गई, ऐप नहीं आ रहा। बेटा 3-4 बच्चे इसी वजह से हैं, 2 बच्चे बाहर हैं, 2 बच्चों का नेट नहीं चल रहा है। मजा ही नहीं आता पढ़ाने में, बच्चे नहीं होते हैं क्लास के अंदर तो बेटा। ऐप भी नहीं। चलो पढ़ो जितना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो जो मैं बता रहा हूं आपके लिए। इसी एग्जाम्पल में अब मैं कर देता हूं आपके लिए यूआर 2 मंथ्स का सेम एग्जाम्पल लगता हूं, और मैं कहता हूं बेटा अज्यूम करते हैं यूआर 2 मंथ्स का हो गया। अब निकालते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर अब क्या फर्क पड़ेगा? निकालो। ईआर तो सर 95 ही रहेगा। नंबर 2 पे निकालते हैं ए आर माइनस यू आर। वैसे 1,20 होना चाहिए था। 2 महीने की जगह 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 20,000 रुपए रेंट नहीं मिला, तो 20,000 माइनस कर दिया, तो रेंट हो गया 1,00,000 रुपए। तो जीएवी आ गया स्टेप 1 और 2, 95 और 1,00,000 विच एवरेज हायर, और जीएवी निकल के आ गया 1,10,000। मैं कहता हूं अच्छा बेटा बताओ प्रूव करो बेनिफिट हुआ? हाँ सर दिया गया। तो कैसे दिया गया? सर अगर 2 महीने का यूआर नहीं होता तो एआर 1,20 होता, तो जीएवी ईआर और एआर विच एवरेज हायर, हायर 1,20, तो उसको 1,20 पर टैक्स पे करना पड़ता। अब 1,20 की जगह 1,00,000 पर टैक्स पे कर रहा है। यही तो मैं प्रूव कर रहा हूं। अगर आपको रेंट नहीं मिला तो सरकार आपको बेनिफिट देगी। लेकिन एक एग्जाम्पल में और लेता हूं। मैं कहता हूं सपोज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर यूआर 3 मंथ्स का था। तो बच्चे कहते हैं 3 मंथ्स का था। बच्चे कहते हैं सर वैसे ही निकालेंगे आप तो? अब मैंने कहा निकाल के देख लो ना एक बार, क्या दिक्कत है? बच्चे लिखते हैं ई आर तो सर 95 ही रहेगा, क्योंकि एमवीएफआर में हायर 95, लेकिन एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं दूसरे में निकालते हैं हम ए आर, जो रिसीवेबल पूरे 12 महीने का, उसमें से 30,000 हमें नहीं मिला, तो हमें कितना मिला? 90,000। तो अब बच्चे कहते हैं जीएवी फर्स्ट और 2 में हायर, अब 2 में हायर हो गया 95,000। अब जीएवी 95। मैं कहता हूं प्रूफ करो बेनिफिट हुआ। अब बच्चे चुप हो जाते हैं, कहते हैं सर लॉस तो उसको वास्तव में 30 का हुआ, लेकिन बेनिफिट 25 का ही मिला। क्योंकि अगर लॉस 30,000 का नहीं होता तो जीएबी 1,20 होता, लेकिन अब जीएबी 95 आया, तो 120 की जगह 95 कर दिया गया, 25 से कम कर दिया गया सर। अब मैं कहता हूं चलो अब यूआर को 4 मंथ्स करते हैं। अब 4 मंथ्स करोगे तो अभी भी जीएबी 95 आएगा, क्योंकि ईआर तो 95 और एआर 120 माइनस 40 80, और 80 और 95 में हायर 95, तो अभी भी 95 आएगा। 2 बातें बताऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, लेकिन पहले मेरी दोनों बातें सुनो। यहां तो हो गया ईआर और ये हो गया एआर 120, ये 95 हायर 120। 10 का लॉस हुआ तो 95 और 110 में हायर 110। 10 का लॉस और हुआ 1,00,000, तो 95 और 1,00,000 में हायर 1,00,000, तो दूसरे वाले में जीएबी 1,00,000 आ रहा है।
अब 10 का लॉस और हो गया, अब वो 90 पे आ गया। अब हायर क्या हो गया? ER। अब कितना भी कम कर लो, अब हायर हमेशा क्या रहेगा? ER। क्या प्रूफ किया मैंने इससे? सरकार बेनिफिट तो देगी अनलाइज रेंट का, लेकिन AR और ER के बीच का ही देगी। अगर UR की वजह से आपका AR ER से कम चला गया तो आपको बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, अब आपको UR का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका एक कंक्लूजन और भी हो गया, और वो कंक्लूजन ये हो गया कि अगर ऑलरेडी AR ER से कम है, ER से ऑलरेडी AR कम है, तो फिर UR का बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा। ये आप पहले ही झूठ बोल रहे हो, आपका तो AR पहले ही ER से कम है। UR का बेनिफिट, अनलाइज रेंट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका AR ER से ज्यादा हो, AR ये हो और ER ये हो, और इनके जो डिफरेंस है यहां तक का बेनिफिट मिल पाएगा। इसके बाद आपको बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा अनलाइज रेंट का। बेनिफिट सरकार दे रही है, सरकार कहती है आपको रेंट नहीं मिल रहा है, हम आपकी इनकम को कम करेंगे, लेकिन पहली बात आप एक तो सही रेंट बताओ, और सही रेंट का मतलब हो गया ER से ज्यादा बताओ, और जो बेनिफिट देंगे वो ER तक का तो कम कर लो, लेकिन ER से भी कम चला गया अगर आपका AR माइनस UR, तो ER पे कम से कम आपके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं आपसे और बातें करूं, डिस्कशन करूं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। सपोज करते हैं MV दे रखा है 2,10,000, FR दे रखा है 1,70,000, SR दे रखा है 2,20,000, AR दे रखा है 20,000 पर मंथ, और UR दे रखा है 2 मंथ्स। आपको यह पता लगाना है GAV कितना होगा। मैं करता हूं, पहले निकाला एक्सपेक्टेड रेंट, MV और FR विच एवरेज हायर बट नॉट मोर देन SR, और वो हो गया 2,10,000। फिर निकाला AR माइनस UR, और AR का मतलब हमेशा रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना होना चाहिए। तो 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का हो गया 2,40,000, माइनस 2 महीने का नहीं मिला, मतलब 40,000 रुपए आपके लिए नहीं मिला, तो कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीस। तो GAV कितना आ जाएगा 210 और 2 लाख विच एवरेज हायर, और वो हो गया 2,10,000। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 2,10,000 रुपए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर अनलाइज रेंट की कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है, आपको बेनिफिट चाहिए, तो कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको अनलाइज रेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उनको कहा जाता है रूल 4 की कंडीशंस। रूल 4, इनकम टैक्स में रूल 4 है। उस रूल 4 में लिखा हुआ है कि हम आपको UR का बेनिफिट दे देंगे अगर ये चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड है। तो आपको ये 4 कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। ये मत समझना कि इसलिए 4 रूल 4 बोलते हैं कि 4 कंडीशंस है, ऐसा कोई कोइंसिडेंस है बाई चांस कि रूल 4 भी है और 4 कंडीशंस भी है। हम अनलाइज रेंट को क्या लिखा हुआ है, अनलाइज रेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या हो गया AR माइनस UR। हम AR में से UR माइनस कर देंगे यदि ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, टेनेंसी इज बोनाफाइड, आपने वास्तव में किराए पे दिया हो, आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब शो करना पड़ेगा। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द हाउस, जो आपको रेंट पे नहीं कर रहा है उससे आप क्या करोगे, मकान खाली करवाओगे। अगर वो मकान में रह भी रहा है और आप ये कह रहे हो रेंट भी पे नहीं कर रहा है, तो आपको UR का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले उससे मकान खाली करवाओ, तभी आपके लिए UR का बेनिफिट दिया जाएगा। और अगर उसने मकान खाली नहीं करे हैं, करता नहीं है आपके कहने से, तो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द हाउस, उसको मजबूर करो
पुलिस की हेल्प लो, कानून की हेल्प लो, लेकिन उसको कंपेल करो कि वो आपका, आप दिखाओ कि हमने पुलिस में जाके कंप्लेंट करी है, हमने 4 जगह शिकायत करी है, आपने स्टेप्स लिए हैं उसको मजबूर करने के लिए, तभी आपको मिलेगा। अगर कोई आपके संग बेईमानी करता है तो आप क्या करोगे? आगे बेईमानी नहीं करे, सबसे पहले तो ये इलाज करोगे ना। अगर आप वो मकान में रहता भी रहो, किराए पे नहीं करे, तो एक की जगह फिर 2 महीने का यूआर हो जाएगा, फिर 3 महीने का हो जाएगा, वो तो मकान में रह ही रहा है। तो जैसे ही पता चले कि वो आपको रेंट पे नहीं कर रहा है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उससे को मकान खाली करो। अभी तक का रेंट दोगे नहीं दोगे ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन आगे का लॉस नहीं हो, मकान तो खाली करवाओगे ना। कोई आदमी मकान खाली कर नहीं रहा है और आप कहते हो रेंट पे नहीं कर रहा है, सरकार कहती है हम कैसे बेनिफिट देते हैं? हम तभी मानेंगे कि आपको वास्तव में पैसा नहीं मिला जब आपने उससे मकान को खाली करवाया होगा, और अगर वो पावरफुल होगा, गुंडा एलिमेंट होगा या कोई और रीजन होगा, तो आपने जो कानूनी तरीके थे उसको कंपेल करने के कम से कम वो तो लिए थे। तीसरी कंडीशन, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। वो और किसी मकान में नहीं रह रहा हो। मेरे 3 मकान हैं और 2 मकान मैंने एक ही आदमी को किराए पे दिए, फिर एक मकान के लिए मैं कहता हूं ये रेंट पे नहीं कर रहा है, इसका मुझे यूआर का बेनिफिट दे दो। सरकार कहती है दूसरा मकान, बोले उसका रेंट पे कर रहा है। बोले अजीब बात है, एक मकान का रेंट पे नहीं कर रहा, दूसरे मकान का रेंट पे कर रहा है, दोनों खाली करवाओ ना उससे। अगर कोई आदमी आपसे बेईमानी कर रहा है तो दोनों मकान खाली करवाओ ना। तो किसी दूसरे मकान के अंदर भी वो आपके नहीं रहता हो, इस बात का ध्यान रखना। जिस मकान का रेंट पे नहीं कर रहा है वो तो खाली करवाओगे करवाओगे, और किसी दूसरे मकान को किराए पे नहीं दे दोगे बदले में उसको लिया। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जो रेंट अभी तक आपको नहीं मिला उसकी रिकवरी के लिए आप कानून के पास गए। द असेसी हैज स्टार्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ द अनराइज्ड रेंट। ऊपर जो मैंने बोला कानून की हेल्प ली वो खाली करवाने के लिए, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आप कोर्ट में केस फाइल करो कि इसने मुझे रेंट पे नहीं किया, और आप जब तक असेसिंग ऑफिसर के लिए, असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए ये प्रूव नहीं कर दोगे हम रिकवरी के लिए कुछ कर रहे हैं। जब आपको लॉस हुआ तो आप हाथ पैर तो मारोगे ना इस रिकवरी। आप कोर्ट में जा नहीं रहे हो तो हम कैसे मान लें कि आपको लॉस हुआ था? अगर आप सड़क पे जा रहे हो मोबाइल पे बात करते करते, और आजकल ऐसा बहुत होने लगा है, दिल्ली में तो खास तौर से होता है, पीछे से 2 आदमी बाइक पे आएंगे, आपका मोबाइल छीन के भाग जाएंगे, सबसे पहले इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? चोर चोर करके आप पीछे भागोगे ना। आप कोशिश करोगे किसी तरीके से उनको पकड़ लें या 4 लोगों को बोलना वो पकड़ लें। आपका आदमी मोबाइल लेके भागा और आप आराम से खड़े हुए हो, बोलोगे क्या हो गया, देखो वो मोबाइल लेके मेरा भाग रहे हैं। तो अगर हंस रहे होगे और ऐसे बोलोगे तो 4 लोग क्या बोलेंगे, भाई से क्यों मजाक कर रहे हो, आपस में कोई गेम खेल रहे होगे। ये रिएक्शंस होते ही नहीं है। रिएक्शन क्या होते हैं? हमेशा वध हवासी में पीछे भागते हो, मोबाइल मोबाइल में पकड़ने की कोशिश करते हो, उसको जान लगा देते हो उसकी बाइक रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। सरकार कहती है जिस आदमी को लॉस हुआ है वो क्या करेगा? वो मकान खाली करवाएगा, वो कोर्ट के पास जाएगा, जो पैसा आपका डूब गया किसी तरीके से दिलवा दो। जब तक आप ये काम नहीं कर रहे हो तब तक हमें कैसे यकीन हो कि आपको लॉस हुआ था? तो अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट करी है रेंट की रिकवरी के लिए, मिले नहीं मिले वो बाद में रिकवर हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब तक आपने लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपको वास्तव में लॉस हुआ था। और अगर रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो फिर सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाइज द एओ, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, दैट लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी यूजलेस। अब वो अगर सपोज करते हैं इंडिया से बाहर चला गया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, या उसकी डेथ हो गई, सपोज करते हैं वो खाली की उसके बाद डेथ हो गई, तो आप असेसिंग ऑफिसर को बताओ कि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी, और अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो उसका भी कोई यूज नहीं होगा, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूं। कम से कम उसको कन्विंस करो, सेटिस्फाइज, उसको बताओ क्यों नहीं गए कोर्ट्स के अंदर। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी आपको यूआर का बेनिफिट दिया जाएगा, अनलाइज्ड रेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैं आपको बहुत जल्दी ये वाली बुक दूंगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी बातें, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं, जो मैं यहां से पढ़ाता हूं, जो मैं वहां पढ़ा रहा हूं आपके लिए वो तो वहीं से पढ़ना, लेकिन ये 4 कंडीशंस मैंने यहां से पढ़ाई तो पेपर में कई बार लिखने के लिए आती हैं, बहुत इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हर 2 से 3 अटेम्प्ट में आ जाता है, इनको थियोरेटिकली भी आती हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इनको कर लेना। तो मैं यहां लिख देता हूं, कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, कंडीशंस ऑफ रूल 4 are satisfied.
और वो कंडीशंस कहाँ से पढ़नी है आपको? बुक में से पढ़नी है, जो बुक में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसका पेज नंबर भी लिख देता हूं, और पेज नंबर है 72। सब कुछ यहां पे लिखा होगा, पेज नंबर 72। तो जब ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो ये मत करना कि इस पीडीएफ को बस संभाल के रख लो। जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं वो आपको अपने हाथ से लिखना जरूरी है। जब तक अपनी फेयर कॉपी नहीं बनाओगे तब तक दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। इस समय तो आप आराम से देख रहे हो, मैं सब कुछ लिखवा रहा हूं। अगर क्लास में पढ़ रहे होते तो क्लास में आप नोट डाउन कर रहे होते ना। अब तो क्लास में भी मैं नोट डाउन नहीं करवाता हूं, ये पीडीएफ दे देता हूं, लेकिन अगले दिन चेक करता हूं बच्चे ने फेयर किया नहीं किया। और जब अगले दिन फेयर करो तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सीधे आप ईआर मत लिख देना, खुद निकालना मन में इतना ईआर, फिर चेक करना सर ने भी इतना निकाला। जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने करवाए तो खुद जीएवी निकालना और फिर चेक करना, तो आपकी प्रैक्टिस भी एक बार हो रही है और एक बार आपके हाथ से भी वो लिखे जा रहे हैं दोबारा से कॉपी के अंदर। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। इन कंडीशंस को थियोरेटिकली भी अच्छे तरीके से याद कर लेना, और क्वेश्चन पेपर में जब भी यूआर माइनस करो एआर में से तो नीचे नोट डालना पड़ेगा, इट इज अज्यूम द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। इसीलिए हम यूआर का बेनिफिट दे रहे हैं। और बेनिफिट कैसे देंगे? अभी अभी आखिरी क्वेश्चन भी करवाया, ए आर में से पहले यू आर माइनस कर देना और जीएवी हो जाएगा ई आर और ए आर विच एवर इज हायर, एंड दैट इज द लॉस, दैट इज द जीएवी। अब आता है अगला टॉपिक जिसको कहा जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये बहुत शानदार टॉपिक है, इसको सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है, इसको बहुत सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली रहती है, आपने बहुत कोशिश करी, मैं यहां पे लिख रहा हूं कोशिश करी क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है लॉस तभी माना जाएगा जब कोशिश की गई थी लेट आउट करने की, ही ट्राइड टू लेट आउट। अगर आपने कोशिश ही नहीं करी, आपने ट्राई ही नहीं किया लेट आउट करने के लिए, तो लॉस नहीं माना जाएगा। ही पुट हिज बेस्ट एफर्ट टू लेट आउट द प्रॉपर्टी। और वो तरीके, उसने घर के बाहर लेट आउट का बोर्ड भी लगा दिया, उसने आसपास के प्रॉपर्टी डीलर से भी बोल दिया, हो सकता है न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐड दिया। इसके बावजूद भी अगर मकान खाली रहता है उसको कहा जाता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और इस केस में जीएवी कैसे निकालेंगे? तो सेक्शन होता है 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। सर यूआर वाला जो एलडीबी का सेक्शन था, ये वाला 1B इसी के अंदर कवर हो गया, 23 1B के अंदर ही दे रखा है यूआर। लेकिन लॉस ड्यू टू वैकेंसी का सेक्शन अलग से दे रखा है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100%। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन 90% आता है, 10% नहीं आता है। 5-6 अटेम्प्ट में या 6-7 अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट बीच में बाई चांस ऐसा आ जाता है इसमें क्वेश्चन नहीं आए, एक आध अटेम्प्ट आ जाता है। लेकिन जनरली 90% ऐसा होता है कि हाउस प्रॉपर्टी का 4 to 5 6 का और मैक्सिमम 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ढंग से करने की रिक्वायरमेंट है। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं कैसे करते हैं उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। म्यूनिसिपल वैल्यू सपोज करते हैं किसी आदमी की दे रखी है 2,20,000 रुपए, एफआर दे रखा है उस आदमी का 2,30,000 रुपए, एसआर उस आदमी का दे रखा है सपोज करते हैं 2,50,000, और उसका एआर दे रखा है सपोज करते हैं 15,000 रुपए पर मंथ। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी उसके लिए दे रखी है 1 मंथ की। 1 महीने प्रॉपर्टी उसकी खाली रही, 1 महीने खाली रही उसकी प्रॉपर्टी। तो सरकार कहती है देखो पहला ईआर निकाल लो, एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपने लिखा एमवी और एफआर विच एवरेज हायर 230, एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया 2,30,000। ठीक है सर। फिर आप, सरकार कहती है एआर लिखो, पूरे एआर का मतलब रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे 12 महीने का, तो आप लिखोगे 15,000 इंटू 12, 180। फिर अगले स्टेप एआर ओइंग टू वैकेंसी, ओइंग टू वैकेंसी
वैकेंसी की वजह से कितना चला गया, तो वैकेंसी की वजह से कितना हो गया 1,80,000 और कितना नहीं मिला 15 नहीं मिला तो 1,65,000। सरकार कहती है ये बताओ आपका जो AR ER से कम है, मैंने कहा कम है, ER 230 है और ER आपका 180 है, ये वैकेंसी की वजह से कम हुआ या पहले से ही कम है, मैंने कहा पहले से ही कम है। बोले जब पहले से ही कम है तो अगर आपको लॉस नहीं भी हुआ होता तब भी तो GAV आपका 230 आता, तो यहां पे GAV आपका 230 ही लिया जाएगा। मैं कहता हूं सर क्यों, 1 महीने का लॉस हुआ मुझे। बोले अगर लॉस नहीं भी हुआ होता आपको तब भी तो आपका GAV 230 ही आता ना। हम 230 आपका रेंट मानते हैं, आप तो पहले से ही कम बोल रहे थे, जब आप पहले से ही कम बोल रहे हो तो लॉस हो गया तो क्या फर्क पड़ा, लॉस नहीं भी हुआ होता तब भी तो आपका ज्यादा वाला ही निकल के आया होता। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा तब मैं आपसे ज्यादा डिस्कशन करूंगा और बेटर तरीके से डिस्कशन करूंगा। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को लॉजिक समझ में आए रटने की बजाय। दूसरा लॉजिक, सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, MB मेरे बच्चों मैंने यहां पे लिखा 2,20,000, मैंने फेयर रेंट लिखा 2,30,000, SR मैंने लिखा 2,50,000 और AR मैंने लिखा 20,000 रुपए पर मंथ। अब मैंने 15 की जगह 20 कर दिया और लॉस ड्यू टू वैकेंसी मैंने लिखा 1 मंथ, 1 महीने से लॉस 1 मंथ। अब करते हैं, ऊपर 15 था, यहां पे इतना दे रखा है। अब ध्यान से देखना, पहले सरकार ने कहा एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, मैंने कहा सर एक्सपेक्टेड रेंट 2,30,000। बोले बिल्कुल ठीक। बोले AR कितना था, मैंने AR था 20,000 इंटू 12, 2,40,000। बोले अगर GAV कितना आएगा, मैंने 240 ER से ज्यादा आएगा। अब वो कहते हैं AR ओइंग टू वैकेंसी निकालो, ओइंग टू वैकेंसी। मैंने कहा सर 240 में 1 महीने का रेंट नहीं मिलता 20, तो मेरा 2,20,000 रुपए हो गया। बोले हमें पता चल रहा है तुम्हें लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अगर लॉस नहीं हुआ होता तो तुम्हारा आता 2,40,000, 240, और उसकी वजह से आपका कम जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है आपको लॉस हो रहा है, तो हम कम वाले को GAV बनाएंगे और GAV निकल के आएगा 2,20,000। देखो ER से भी कम चला गया 2,20,000। मेरी बात को समझ लो, रटके तो आप कर ही लोगे इस चीज के लिए, रटके तो हर कोई कर लेता है, बच्चे स्टेप्स याद कर लेते हैं, करना किस तरीके से है, लेकिन मैं एक्ट की इंटेंशन प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं अगर आपका AR ऑलरेडी ER से कम है तो क्या फर्क पड़ता है लॉस हुआ चाहे नहीं हुआ। लॉस हुआ तब भी ER से कम था, पहले भी लॉस नहीं भी हुआ होता तो ज्यादा वाले पे ही टैक्स पे कर रहे होते ना। लेकिन अगर आपका AR ER से ज्यादा था और वैकेंसी की वजह से कम जा रहा है, वैकेंसी की वजह से, तो हमें पता चल रहा है कि देखो उस आदमी ने सही रेंट बोला था, ER से ज्यादा बोला था, अब उसका रेंट कम जा रहा है और वैकेंसी की वजह से ER से कम जा रहा है, तो कम वाले को आपका GAV बनाया जाएगा और 2,20,000 रुपए के लिए निकाला जाएगा। UR के अंदर ER से कम नहीं जा सकता है, क्योंकि AR माइनस UR में फिर हायर करते हैं तो हायर ER निकल के आ जाएगा। यहां निकालने का तरीका अलग था, यहां केवल इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन लॉस ड्यू टू वैकेंसी में हमें 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, हमें डिफरेंट तरीके का लॉजिक लगाना है। मैं बिल्कुल एक्ट की लैंग्वेज फॉलो कर रहा हूं जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो स्टडी मेट के अंदर है। ध्यान से सुनना, अगर ऑलरेडी AR ER से कम है तो सरकार कहती है अगर तुम्हें वैकेंसी नहीं हुई या हुई क्या फर्क पड़ता है, हायर तो आपका वैसे भी ER आता, तो हम तो ये मानेंगे लॉस हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर पहले आपका AR ER से ज्यादा था और वैकेंसी की वजह से ER से कम चला गया, अब हम खुद भी देख पा रहे हैं लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले आपका ER से ज्यादा था, पहले ज्यादा वाला GAV बनता, अब आपका GAV कम जा रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है वास्तव में आपको लॉस हुआ।
और अगर एआर की वजह से ईआर से कम जाएगा तो हम कम वाले को आपका जीएवी बनाएंगे। तो पहले आपका एआर कितना था दूसरे वाले एग्जाम्पल में 240 ईआर से ज्यादा था, और फिर वैकेंसी की वजह से 220 चला गया। सरकार कहती है हां ज्यादा से कम हो रहा है इसलिए हम आपको 220 के लिए बनाएंगे। उस वाले एग्जाम्पल ज्यादा से कम हो रहा है, ईआर के कंपैरिजन में सरकार देखना चाहती है। ईआर 230 था, आपका एआर ऑलरेडी 180 था, तो जीएवी तो आपका 230 आ रहा है, अब भी 230 निकल के आ रहा है। सरकार कहती है ईआर से तो पहले ही कम था आपका, तो उस केस में हम लॉस ड्यू वैकेंसी का बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन पहले अगर ईआर से ज्यादा था और वैकेंसी की वजह से कम चला गया तो फिर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और बेनिफिट कितना देंगे? ईआर से कम भी जो चला गया उसके लिए भी जीएवी मान लिया जाएगा। तो मैं फिर आपको एक बात और बता दूं, जब भी एलडीवी आप करोगे तो केवल 3 स्टेप्स फॉलो करोगे। पहले स्टेप में क्या करोगे? आप निकालोगे ईआर, दूसरे स्टेप में क्या निकालोगे? एआर, और एआर पहले हमेशा 12 यूआर, और तीसरे स्टेप में क्या निकालोगे? जीएवी इज इक्वल टू 1 और 2 विच एवर इज हायर। और वैकेंसी के केस में फर्स्ट स्टेप पे निकालोगे ईआर, दूसरे स्टेप में निकालोगे एआर, और तीसरे स्टेप में निकालोगे एआर ओइंग टू वैकेंसी। और इसके बाद आप ये देखोगे अब जीएवी कितना आएगा। अगर आपका एआर ऑलरेडी ईआर से कम था, ऑलरेडी वैकेंसी की वजह से नहीं है, तो फिर हम कम वाले को ले लेंगे, थर्ड स्टेप वाले को ले लेंगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर आपका एआर ऑलरेडी ईआर से कम था, ये वाला दूसरा वाला, तो फिर ईआर को जीएवी बनाया जाएगा। लेकिन अगर एआर वैकेंसी की वजह से ईआर से कम आ रहा है, इफ एआर इज लेस देन ईआर owing to vacancy, then AR owing to such vacancy shall be taken as ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस स्टेटमेंट को हमेशा देखना, इफ एआर इज लेस देन ईआर, लेकिन किस वजह से? ओइंग टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से कम जा रहा है, ओइंग टू वैकेंसी, ये स्टेटमेंट ओइंग टू वैकेंसी। तो जो एआर ओइंग टू सच वैकेंसी होगा उसको जीएवी ले लिया जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन अगर ऑलरेडी कम होगा, वैकेंसी की वजह से नहीं, पहले से ही कम होगा, तो फिर हम कम वाले को नहीं लेंगे, फिर जो ईआर होगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, उसी को जीएवी बनाया जाएगा। इसलिए पहले वाले एग्जाम्पल में क्योंकि जो एआर 180 था ऑलरेडी ईआर से कम था, तो हमने वैकेंसी को इग्नोर कर दिया, हमने ईआर को ही जीएवी बना दिया। दूसरे वाले एग्जाम्पल में पहले एआर ईआर से ज्यादा था और फिर वैकेंसी की वजह से ईआर से कम चला गया, तो सरकार कहती है हमें ज्यादा से कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम कम वाले को जीएवी बनाएंगे और जीएवी निकल के आएगा 2,20,000 रुपए। मुझसे पढ़ो तो प्लीज रटना मत, कुछ भी जो डाउट है पूछो, मैं एक्ट का इंटरप्रिटेशन करके दिखाऊंगा एक्ट क्या कहना चाहता है और किसी भी चीज का बेनिफिट कब दे रहा है और कब किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो मैं आपके डाउट्स लूं उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा। पहले क्वेश्चन लिखो यहां पे, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस at the rate of 40,000 per month. Municipal value 4,30,000, 4,70,000, 4,95,000 and loss due to vacancy 1 month. Find out GAV. पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, वो निकल के आएगा 4,70,000। अब एआर निकालते हैं पहले, वो आएगा 40,000 इंटू 12, 4,80,000।
अब जैसे ही ईआर से ज्यादा आया हमें पता चल गया एलडीवी का बेनिफिट मिलेगा। अगर एआर ईआर से कम आया होता तो फिर बात ही खत्म हो गई होती, ईआर को जीएवी बना देते। अब लिखेंगे एआर ओइंग टू वैकेंसी। ओइंग का मतलब होता है किस वजह से, वैकेंसी की वजह से कितना है। 480 में से 40 आपको नहीं मिला तो मिला 4,40,000, तो कम हो रहा है। हाँ सर, अगर वैकेंसी नहीं हुई होती तो एआर ज्यादा था, अब वो कम जा रहा है। सरकार कहती है हाँ कम जा रहा है, इसलिए जीएवी कम वाले को बनाएंगे और जीएवी हो जाएगा 4,40,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द आंसर। तो मैंने आज आपके लिए ईआर निकालना सिखाया 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर। फिर यूआर का कंसेप्ट बताया, यूआर के कंसेप्ट के लिए सेम रहेगा आपके लिए सेक्शन बी जो। फिर जीएबी बताया, ईआर एआर विच एवर इज हायर। फिर यूआर का कंसेप्ट बताया और फाइनली टीच किया लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपने एक बहुत बड़ी चीज मुझसे आज सीख ली। आगे हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी है, बस ये दो डिफरेंस समझ लेना, यूआर का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे और एलडीवी का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। कोई भी डाउट है मुझसे आप पूछिए, अदरवाइज क्लासेस ओवर।